अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्णाचार्य। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेज यूएस प्रेशरिंग पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज इसराइल। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि जब से मिडिल ईस्ट में इसराइल अरब ममालिक के साथ पीस डील साइन कर रहा है, तब से अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करके पीस डील को साइन कर ले। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक फलस्तीन के साथ इंसाफ नहीं किया जाता, जिस पर फलस्तीनी लोग राजी हों। यह खबर लंदन बेस्ड न्यूज वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने छापी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अल्फाज अपने लोकल मीडिया से बात करते हुए अदा किए। मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ये प्रेशर ट्रंप की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। जब वजीर आजम से पूछा गया कि क्या ये प्रेशर आप पर किसी मुसलमान ममालिक की तरफ से डाला जा रहा है या नहीं, तो वजीर आजम ने जवाब देने से गुरेज किया और कहा, मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उन ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको क्या लगता है वजीर आजम का इशारा किन मुसलमान ममालिक की तरफ था? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अभी हाल ही में यूएई, बहरीन और सूडान ने इसराइल के साथ पीस डील साइन की है और मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप सऊदिया के साथ भी ये डील साइन करना चाहता था, मगर सऊदिया ने अभी तक बाकी ममालिक की तरह डील को साइन नहीं किया है। वजीर आजम ने कहा कि वो मोहम्मद अली जिन्ना के कदमों को फॉलो करेंगे और फलस्तीन का साथ देंगे जब तक फलस्तीन को इंसाफ नहीं मिल जाता। 14 अगस्त 1947 को यानी कि 1947 को पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर आजाद किया गया और इसी तरह अगले ही साल 14 मई 1948 को इसराइल यहूदियों के नाम पर और यहूदियत के नाम पर आजाद किया गया था। पूरी दुनिया में ये दो ही मुल्क हैं जो मजहब के लिए और मजहब के नाम पर आजाद हुए थे। मुसलमानों के लिए यहूदियों को कबूल करना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम करेगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ पीस डील साइन कर लेगा? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लेकर मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हाँ, मानती हूँ वीडियो बहुत लेट हो चुकी है, लेकिन क्या करें, तो और कोई कंटेंट तो नहीं मिला। खैर, मैं आप इसी कंटेंट में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ओके, तो दरअसल कंटेंट ऐसा है कि यहाँ पे अलमास जैकब का कहना है कि यूएस यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप इसराइल को रिकॉग्नाइज कीजिए। तो उस वक्त इमरान खान का कहना था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रेशराइज की थी कि ये ताकि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज कर सकें। तो हम जब 1947 से इसराइल पाकिस्तान जब 1947 से की अगस्त महीने की 14 तारीख को बना था, तब यहाँ पे हमें ये बताया जाता था कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन इसराइल को सपोर्ट हम कभी नहीं करेंगे, इसराइल को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। क्या? लेकिन पाकिस्तान का ये भी मानना था कि पाकिस्तान का ये भी मानना था कि इसराइल जिस जमीन पे कब्जा की गई है वो फिलिस्तीन की जमीन है। ऐसे पहले अरब के सारे मुल्कों को ये मानना था कि इसराइल फिलिस्तीन की जमीन में को कब्जा करके अपना मुल्क बनाया। लेकिन हाँ, सन 1978 में इजिप्ट और हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने तो
इसराइल को रिकॉग्नाइज किया और इसराइल को सपोर्ट भी कर दी है। लेकिन आज भी कई मुस्लिम मुल्क ने इसराइल को सपोर्ट नहीं की है। खैर मैं इससे आगे बात करूं तो उससे पहले मुझे एक आयत का मतलब मुझे एक आयत याद आ रहा है कुरान पाकुल करीम की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 51 में। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान वहाँ पे ये भी लिखा है कि तुम मुसलमान यहूदी और ईसाइयों के साथ दोस्ती कभी मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसके साथ दोस्ती कर दी तो तुम उनकी तरह बन जाओगे और अल्लाह ताला को इसको कभी मंजूर नहीं होगा। तो हाँ, आप जो मौलाना साहब है उन्होंने मेहरबानी करके ये बताया कि इसका मतलब क्या था। ओके, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात करूंगी और उसके बाद इजराइल की हिस्ट्री के बारे में बात करूंगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात करें, सन 1947 की अक्टूबर महीने की 14 तारीख को पाकिस्तान पैदा हुई, पाकिस्तान का जन्म हुआ और उस वक्त पाकिस्तान की एरिया आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश मिलकर जो एरिया बनता है वो ही था। और उस वक्त पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ऐलान किया कि उर्दू विल बी द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो अब तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि तो तब इंटर पाकिस्तान की 7% लोग उर्दू बोल पाते हैं और बलूच आवाज़ में बात कर पाते हैं 41% और 30% लोग पाकिस्तानी पंजाबी जुबान में बात करते हैं। लेकिन उस वक्त 56% लोग बांग्ला जुबान में बात करते हैं। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जिस जुबान में बात की जाती है उसी जुबान का तो कोई जिक्र ही नहीं था। और बांग्ला जुबान, और जहाँ बांग्ला इंटर पाकिस्तान के 56% लोग बात करते हैं, वहाँ पे बांग्ला को ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से क्यों नहीं मानी जाएगी, इस पर ईस्ट पाकिस्तान ने कड़ी निंदा की थी। तो ईस्ट पाकिस्तान निंदा करने वाला अपनी निंदा करने की आवाज़ इतनी ऊंचा की थी कि क्या बताएं। तो सन 1952 में की फरवरी महीने की 21 तारीख कई तालिबान क्यों कह रही हूँ, कई सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने एक मूवमेंट जारी की है। तो और उनका कहना है कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बांग्ला कर दो, हम ऑफिशियल लैंग्वेज में उर्दू की बोलबाला हम नहीं मानते। तो आज भी कई हिस्टोरियन का कहना है कि हम अगर उर्दू में बात करें तो हम उर्दू में हम वेस्ट पाकिस्तानियों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू ऐसी एक जुबान है
जो अलग कोई जुबान नहीं है, बल्कि हिंदी, अरबी और फारसी जुबान को मिला के जो जुबान पैदा होती है वो उर्दू है। और उर्दू जुबान का जो इन्वेंशन हुए थे वो कौन से सल्तनत ने की थी? मुगल सल्तनत अकबर ने, जिनकी कैपिटल सिटी इंडिया, आज की इंडिया में ही है। तो उर्दू जुबानों में बात करने वालों की यहाँ कोई कदर नहीं आई। तो यह पाकिस्तानी हुकूमत ने बंगाली पाकिस्तानी स्टूडेंट पर गोलियां चलाई। लेकिन आखिर में हमें जब सन 1956 में पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तब बांग्ला और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भी लोग वेस्ट पाकिस्तानी लोग, हुकूमत ने इस पाकिस्तानी पर उर्दू लागू करने की कई शपथ ली थी। और बंगालियों के द्वारा ईस्ट पाकिस्तानी प्रोविंस गवर्नमेंट को वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कई बार तोड़ा था। और सेंट्रल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान पे अपना वेस्ट पाकिस्तानी का हुकूमत जारी की थी। तो शेख मुजीबुर रहमान समझ गए थे कि पाकिस्तान में बंगालियों की कोई कदर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में बंगालियों की कुछ कदर हो, उसके बारे में 6 दफ़ा की मांग की थी। तो इस 6 दफ़ा में मास मूवमेंट हुए थे और जिसकी वजह से अयूब की हुकूमत टूट गई। उसके बाद याह्या की हुकूमत में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे और उस वक्त में 300 में से 169 सीटें ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग ने हासिल की थी। लेकिन सेंट्रल पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना जिम्मा इस पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को सौंपने नहीं दे रहे थे। उस वक्त सन 1971 के मार्च महीने की 25 तारीख में वेस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री जेनोसाइड लागू की थी और जिसकी वजह से 26 मार्च ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से एक आज़ादी का ऐलान की गई थी, जो बांग्लादेश की ऐलान थी। और इसी तरह ईस्ट पाकिस्तानी बागा रेबल्स वेस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ 9 महीने जंग की थी और इसमें भारत मदद भी की थी और आखिर बांग्लादेश आज़ाद हुए थे। और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बांग्लादेश से भी गुजरे थे। और बांग्लादेश जब पाकिस्तान के वेस्ट की अंडर में थी तब पाकिस्तानी बांग्लादेश की पैसों से ही अपना इकोनॉमी बना रही थी। लेकिन बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी का हिस्सा तक ही नहीं मानते थे। ये थी ईस्ट पाकिस्तान की अलामत हिस्ट्री, ये थी पाकिस्तान की हिस्ट्री। इजराइल की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो सन 1947 में आखिरकार
इज़राइल नाम की मुल्क दुनिया में बनी गई थी। और इज़राइल नाम की मुल्क नया जो इंसानों की हिस्ट्री में नया नहीं थी, बल्कि जब यीशु मसीह दुनिया में पैदा भी हुए थे तब भी इज़राइल नाम की मुल्क हुआ करती थी। लेकिन तब इज़राइल नाम की मुल्क रोमन सल्तनत में की चपेट में आ गई थी। तो दाऊद सुल्तान के वक्त में दाऊद बादशाह के वक्त में इज़राइल नाम का मुल्क की फॉर्म हुई थी। लेकिन सन 1910 में खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सेना ने इजराइलियों को यहूदियों को अपने इजराइल से दफा की थी और यहाँ पे मुसलमान रहने लगे। इसलिए कहा जा सकता है कि सन 1947 में इजराइल फिर से जन्म हुआ था। तो इजराइल का जन्म तो हुआ था, लेकिन फिलिस्तीन को इसको कतई मंजूर नहीं था। और उसके बाद कई अरब मुल्कों के साथ हाथ मिला के इजराइल के खिलाफ कई दफ़े जंग की थी। सन 1966 का जो 6 डे वार्स का हुआ था, जहां एक तरफ इजराइल अकेला था, दूसरी तरफ सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, तुर्की, फ़लस्तीनी लिबरेशन फ्रंट भी थी। लेकिन इजराइल 6 दिन में युद्ध खत्म कर दिया और विजेता भी बन गया। और यम कपूर के वाक़े में भी इजराइल की जीत हासिल हुई थी। बस मुझे दोनों जंग याद है। तो एक तरफ फिर से इजराइल अकेला था और अमेरिका इसमें था नहीं कि नहीं, ये बहुत कहना बहुत मुश्किल था। और दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया थी और इराक भी थे। लेकिन यहाँ पे भी इजराइल की जीत हुई और इजिप्ट इजराइल की दोस्त बन गए हैं। तो यहाँ उसके बाद फिलिस्तीन अपना हुक्म जारी करने के लिए इजराइल से भीख मांगा और फिलिस्तीन के नाम की एक अलग टेरिटरी बनाए गए थे। तो इजराइल तो सूरा नंबर कुरानुल करीम की सूरा 5 नंबर 51 की कुछ कॉन्फ्लिक्शन के वजह से, या भी यूँ कहूँ कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्शन की वजह से कई मुल्क अभी भी इजराइल के खिलाफ हैं। तो आप इजराइल के खिलाफ खड़े होकर कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। जहाँ ही और पाकिस्तान में आप 2 जीडीपी पर कैपिटा है $2000, जबकि इजराइल की जीडीपी पर कैपिटा $41,000 तक पहुंच गए हैं। अभी की रिपोर्ट के बाद में यानी कि इजराइल पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो ये थी शिक्षा की बात। अब मैं आपको बता दूंगी एजुकेशन की बात क्या करें। तो यहाँ पे इजराइल के पक्ष में जितने लोग नोबेल प्राइज जीते हैं, 4 कैटेगरी के लोग नोबेल प्राइज जीते हैं। ये 4 कैटेगरी में के नोबेल प्राइज जीते।
ये 4 कैटेगरी है, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमी एंड केमिस्ट्री। ओके, मैंने कैटेगराइज को ऐसा असेंड किया और साल को असेंडिंग नहीं किया, इसलिए आगे पीछे हो सकता है। तो लिटरेचर की बात करें, सन 1966 में सोमेल यूसुफ आरगोन ने नोबेल प्राइज जीता था, हासिल की थी। उनकी प्राइज मोटिवेशन ये है कि इन्होंने एक मैं आपको इंग्लिश में बता दी हूँ, for his profound characteristic narrative art with motifs from the life of Jewish people, यानी कि यहूदी लोगों की जिंदगी नाम की किताब से जो मोडिफाई की थी और उनकी जो अलग अलग मुल्क में अलग अलग रस्म मनाने का जो रिवाज की जो कैरेक्टर की बातें थी, उन्होंने इसका खोज की थी। पॉइंट नंबर 2, पीस यानी कि शांति, अमन यानी कि सलामती के बारे में बात करें तो सन 1978 में मेनाचेम बिगेन नाम की एक शख्स ने नोबेल प्राइज जीता था, और उन्होंने इसलिए नोबेल प्राइज जीता था कि इज़राइल और मिस्र के बीच का जो दोस्त ट्रेड हुआ था उसको कंक्लूड में उन्होंने ही लेकर आए थे। सन 1954 में 2 शख्सियत नोबेल प्राइज जीता था, एक है शिमोन फेरेस और दूसरे है जैक रॉबिन। इन दोनों ने मिडिल ईस्ट की सलामती के लिए जो एफर्ट की थी, उनके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। अब थर्ड कैटेगरी में आते हैं इकोनॉमी। इन्हें अलग अलग साल में अलग अलग इंसान अलग मकसद की वजह से नोबेल प्राइज जीता था। तो सन 2002 में डैनियल कानमैन ने नोबेल प्राइज जीता था। इंग्लिश में उनकी प्राइज मोटिवेशन ये लिखा गया था कि फॉर हैविंग इंटीग्रेट इनसाइट फ्रॉम साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यानी कि हम इकोनॉमिक साइंस में हमारा जो मेंटल सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, इसकी खोज के लिए डैनियल कानमैन ने नोबेल प्राइज जीता था। सन 2005 में रॉबर्ट ओमन नाम की शख्स नोबेल प्राइज जीता था, और इंग्लिश में ये लिखा गया था कि फॉर हैविंग इनहेल्ड आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन थ्रू गेम थ्योरी एनालिसिस। गेम थ्योरी एनालिसिस की जो कोऑपरेशन और उनके पास उनका कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए जो तरीका आजमाए हुए हैं, उस पे कामयाबी के लिए रॉबर्ट ओमन को नोबेल प्राइज मिला था। ओके, अब केमिस्ट्री के बात करती हूँ। केमिस्ट्री के आखिरी कैटेगरी है केमिस्ट्री। तो सन 2004 में 2 शख्सियत नोबेल प्राइज जीता था, एक है एरन चेखनोवर और अवाम हेंशको।
उन्होंने इन दोनों ने यूबिक्विटो की मेडिकेटेड प्रोटीन की डाइग्रेशन जो है उनकी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। सन 2009 में आधी नाम की एक औरत ने नोबेल प्राइज हासिल की थी। इंग्लिश में उनकी मोटिवेशन ये है कि फॉर स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, यानी कि हमारा जिस्म में जो राइबोसोम है उनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिए जो स्टडीज की जा रही है उनकी वजह से नोबेल प्राइज मिली थी। क्योंकि सन 2009 के पहले किसी ने राइबोसोम के बारे में बात नहीं की। खैर सन 2011 में डैन शेनहान ने नोबेल प्राइज हासिल की थी क्योंकि उन्होंने क्रिस्टैसिस नाम की एक चीज़ की खोज की थी। उसके वजह से उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। सन 2013 में दो शख्सियत नोबेल प्राइज हासिल की थी। इनमें से एक है माइकल लेविट। माइकल लेविट नाम की शख्सियत ने नोबेल प्राइज और दूसरे है आइरिस वाशल। दोनों का प्राइज मोटिवेशन ये था कि कॉम्प्लेक्स केमिकल सिस्टम की जो मल्टी स्केल मॉडल जो है उनकी डेवलपमेंट तरक्की के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो आप नोबेल प्राइज मिलना तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इजरायलियों ने नोबेल प्राइज हासिल की थी। ओके, आप दूसरे स्टोरी में जाती हो और वो है पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान की नोबेल प्राइज में हासिल करने में तो दो कैटेगरी के इंसान नोबेल प्राइज मिला था जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। चलो पाकिस्तानी नस्ल के ही कुछ लोगों के बारे में बात करें जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुआ था। उनमें से सिर्फ 2 इंसानों को नोबेल प्राइज मिला था। सन 1979 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिली थी। अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज हासिल की थी। तो इन नोबेल प्राइज में वो अकेला नहीं थे, उसके साथ थे शेल्डन ग्लासगो और स्टीफन वेनबर्ग। तो उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटीग्रेशन बिटवीन इंग्लिश में ये लिखा गया है कि फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ यूनिफाइड वीक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटीग्रेशन बिटवीन elementary particles including inter-alloy, the prediction of the weak neutral current। तो हमें 4 फोर्स पता है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर
फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इनको यूनिफाई कैसे करें, तो इनके बारे में ये लोग काम की थी, और जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। मलाला यूसुफजई पहली एक शख्सियत थी जो अकेली नोबेल प्राइज जीती है। ओह, ये भी नहीं थे। कलिश सत्यार्थी थी, भी उसके साथ शामिल थी। तो कंट्रीब्यूशन ये था कि जवान लोग और बच्चे पर जुल्म होने के खिलाफ, और यहाँ पे सारे बच्चों के पढ़ाई की जो हक है उनके लिए जो स्ट्रगल थी, इसके लिए नोबेल प्राइज मिल रही थी। आप मैं दो इंसान के बारे में बात करूंगी जिनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तानी थे ही नहीं। इनमें से दोनों शख्सियत जो है वो यूनाइटेड स्टेट में है। साइकोलॉजी और मेडिसिन सन 1968। हर गोविंद खोना ने की थी, जिनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में के रायपुर में पैदा हुआ था। उनको रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू नैरन बार्ट के साथ नोबेल प्राइज की थी। तो जेनेट प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन और उसकी जेनेटिक कोड के जो इंटर प्रोटेक्शन जो थे, वो उनके लिए नोबेल प्राइज उन्होंने हासिल की थी। और दूसरा है फिजिक्स 1983 में हुए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने हासिल की थी, जिनका जन्म लाहौर में पैदा हुआ था, और उस वक्त पैदा हुआ था जब ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। यहाँ पे ये लिखा गया था कि फॉर हिज थ्योरिटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल प्रोसेसिंग ऑफ इम्पोर्टेंट टू द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टार, यानी कि आसमान में जो तारे होते हैं उनकी जो एवोल्यूशन होना और उनका इम्पोर्टेंस के लिए जो और फिजिकल प्रोसेस और के लिए जो थ्योरिटिकल स्टडी की थी, और इसके बारे में उन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। तो हम कह ही सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी ने ही नोबेल प्राइज पाकिस्तान ने सिर्फ 2 नोबेल प्राइज हासिल की थी, जबकि इजराइल 12 नोबेल प्राइज हासिल की थी। यानी कि इजराइल यहाँ पे पाकिस्तान के 6 गुण, यानी कि 5 गुना ज़्यादा मिली थी। तो जब नोबेल प्राइज तो स्वीडन में होते हैं, और स्वीडन नॉर्वे से नोबेल प्राइज होते हैं, और ये बहुत अच्छी मुल्क मानी जाती है, और इसलिए हम कह ही सकते हैं कि इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। अगर छेड़खानी हो तो हमें शायद पता ना होगा। तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ी आ गई है क्या ना। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात भी कर सकते हैं। तो खैर इजराइल जब पाकिस्तान से 6 गुना नोबेल प्राइज मिला था, यानी कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अच्छा आई है। तो
और जो हमारी इस्लाम की जो पहला रुकन ईमान का जो 7 चीज़ें हैं, उनमें से हमें यहूदियों की नबी और यहूदियों की किताब को भी मानना होगा। तो यहूदियों की नबी और यहूदियों की किताब को हम मान सकते हैं। तो मुसलमान होने के वजह से हम तब तक इज़राइल का रिकॉग्नाइज कर भी नहीं करेंगे जब तक फ़िलिस्तीन के लिए कोई हक नहीं मांगा जाता। हाँ, ये बात दो तरह से गलत है। एक है रिलीजियस क्योंकि क्योंकि हमारे रुकन में यहूदियों की आसमानी किताब और यहूदियों की नबी को कबूल करने की इजाज़त है, इसलिए ईमान है। तो इसलिए हम रिलीजियस की हिसाब से हम मुसलमानों को इज़राइल को कबूल करना चाहिए। और दूसरी बात है तो फ़िलिस्तीन। देखो भाई, फ़िलिस्तीन में तो बाहर से आए हुए लोग इज़राइल के मुल्क में फ़िलिस्तीन होना ऐसे है जैसे आपके घर में घुसपैठिया आना। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। घुसपैठिया आपके घर में अगर कोई घुसपैठिया आ गया है और आपको अपने घर से 10 साल तक बाहर धकेल दिया है, 10 साल आप कोर्ट का चक्कर काटता रहा और आप अपना घर मिल गया। हाँ, तो उस वक्त और तब आपने माना ये ट्रेड साइन किया है कि चलो ठीक है घुसपैठिया, तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन मुझे घर का भाड़ा तुम्हें देना होगा, रेंट में देना होगा। हाँ, माने कि ये मैं घर का मालकिन हूँ और तुम रेंट में रहते हो। और तब तक उस घुसपैठिया और बाहर जाकर और लोगों को ये कहता रहा कि देखो भाई, मैं ये घर में सालों साल रहता हूँ, लेकिन ये बंदी आकर मेरे घर में घुसकर और जाली कोर्ट ऑर्डर लेकर रहने लगे। भाई तुम कुछ करो, जबकि वो उस घुसपैठिया को तुम्हारे घर में का कोई लेना देना था ही नहीं। अब जिन लोगों को तुम्हारे घर के बारे में पता ना हो, वो उस घुसपैठिया के घर को ही तुम्हारा घर को ही घुसपैठिया का घर समझेंगे। लेकिन जिनको तुम्हारा घर के बारे में सब कुछ मालूम हो, वो तुम्हारा घर ही तुम्हारा घर पता मानते हैं और उस घुसपैठिया को आतंकवादियों की नज़र से देखते हैं। ऐसे ही इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है। तो फिलिस्तीनी आतंकवादी इजराइल के मुल्क को कब्जा करके इजरायलियों को इजराइल से भगाना चाहते हैं और यहाँ दुनिया भर के लोगों को कहते रहे हैं कि देखो भाई, मैं ये जो मुल्क है वो फिलिस्तीन की है, इजरायलियों का कब्जा करके रखा है, जबकि इजरायलियों के पास सबूत है कि ये मुल्क इजरायलियों की थी। सन 630 में कुछ मुसलमान आकर यहाँ पे बस गया और इजरायली को यानी कि यहूदियों को इजराइल से भगा दिया है। और जिन पे आज फिलिस्तीन बनी है। तो यहाँ पर जो खुद और ये लोग खुद को फिलिस्तीन बताते रहे हैं,
जब इसराइल को अपना मुल्क मिल गया तब फिलिस्तीनी आतंकवादी कई इसराइलियों को की मासूम लोगों को कत्ल करते रहते हैं। तो हम फिलिस्तीनी आतंकवादियों को आतंकवादी ना कहें तो क्या कहें मेरे भाई। बस मेरे पास इतना ही कहना था। तो इसलिए कहती हूँ कि आप प्लीज़ फिलिस्तीनी या फिर पाकिस्तान की बातों में मत आओ। और दूसरी बात, आप तो जो बाइडेन पाकिस्तान अमेरिका का प्रेसिडेंट है, तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं मेरे भाई। बस यही बात थी। खैर आगे चलकर क्या होता है अल्लाह मालूम। उम्मीद है वीडियो को पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। उसके बाद मैं अगले बार मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्ती करते रहिए। अब मैं नील लगंदी हूँ और अगले हफ्ते में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। يا ساري يا خبريني يا ساري